नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब भी कोई कंपनी अपने देश की सीमाओं से बाहर व्यापार करना चाहती है तो वह केवल अपने उत्पाद या सेवा को दूसरे देश में भेजने भर से काम नहीं चला सकती। उसे उस देश के संपूर्ण वातावरण को समझना पड़ता है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी जैसे अनेक कारक शामिल होते हैं। यही सब मिलकर बनाते हैं इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाली कंपनियों के लिए यह वातावरण बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी खिलाड़ी के लिए मैदान। अगर मैदान की स्थिति, मौसम और नियमों को नहीं समझा गया तो सबसे कुशल खिलाड़ी भी हार सकता है। ठीक उसी तरह यदि कोई कंपनी किसी देश की संस्कृति, राजनीतिक कानून, आर्थिक स्थिति या तकनीकी विकास को नहीं समझती तो उसकी रणनीति विफल हो सकती है। इस यूनिट में हम विस्तार से समझेंगे कि ये कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और कैसे वे किसी बिजनेस की दिशा और दशा को प्रभावित करते हैं। कल्चरल फैक्टर्स। जब भी कोई कंपनी किसी दूसरे देश में व्यापार करना चाहती है तो उसे वहां के कल्चर को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। संस्कृति केवल भाषा, खाना या कपड़ों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह लोगों की सोचने, काम करने, निर्णय लेने और दूसरों के साथ व्यवहार करने की शैली को दर्शाती है। अगर कोई कंपनी इस पहलू को नजरअंदाज करती है तो उसे वहां की जनता से जुड़ने में कठिनाई होगी और व्यापार में असफलता का खतरा बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर एक भारतीय कंपनी जापान में व्यापार शुरू करना चाहती है तो उसे जापान के लोगों की संस्कृति का पूरा सम्मान करना होगा। जापानी लोग बहुत ही पोलाइट और फॉर्मल होते हैं। वे बातचीत में इनडायरेक्ट स्टाइल अपनाते हैं। यदि भारतीय प्रतिनिधि वहां जाकर बहुत सीधे तरीके से बात करें या मजाकिया लहजा अपनाएं, तो इसे वहां की संस्कृति में अशिष्टता समझा जा सकता है। ऐसी गलतफहमियां व्यापार को बिगाड़ सकती हैं। इसी प्रकार, अगर कोई कंपनी मुस्लिम देशों में भोजन से जुड़े उत्पाद भेजना चाहती है तो उसे वहां के धार्मिक नियमों और फूड स्टैंडर्ड्स की जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप, वहां केवल हलाल प्रमाणित उत्पाद ही स्वीकार किए जाते हैं। अगर कंपनी ने इस बात की अनदेखी की तो उनका पूरा माल अस्वीकार हो सकता है। इसलिए किसी भी देश की संस्कृति और धार्मिक भावनाओं को समझना व्यापारिक सफलता के लिए जरूरी है। इस संदर्भ में प्रोफेसर गीर्ट हॉफस्टेड का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों की तुलना करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आयाम यानी डायमेंशंस प्रस्तुत किए। ये आयाम ये बताते हैं कि एक देश या समाज किन मूल्यों को प्राथमिकता देता है और व्यापार में वहां किस प्रकार की रणनीति अपनाई जानी चाहिए। पहला आयाम है पावर डिस्टेंस, यानी समाज में असमानता को किस हद तक स्वीकार किया जाता है। उच्च पावर डिस्टेंस वाले देशों जैसे भारत या चीन में सीनियर्स और उच्च पदों पर बैठे लोगों का आदर करना एक सामान्य बात है। वहीं कम पावर डिस्टेंस वाले देशों जैसे डेनमार्क या स्वीडन में सभी को समान समझा जाता है और कर्मचारी भी अपने बॉस से खुले तौर पर बात कर सकते हैं। दूसरा आयाम है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, यानी लोग अनिश्चितता और जोखिम को कितनी सहजता से स्वीकार करते हैं। जापान जैसे देशों में लोग बदलाव और जोखिम से घबराते हैं और नियमों का सख्ती से पालन करते हैं। इसके विपरीत अमेरिका जैसे देशों में परिवर्तन को अवसर के रूप में देखा जाता है और वहां के लोग इनोवेशन के लिए अधिक तैयार रहते हैं। तीसरा आयाम है इंडिविजुअलिज्म वीएस कलेक्टिविज्म। पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका, इंग्लैंड में व्यक्ति की स्वतंत्रता और निजी उपलब्धि को प्राथमिकता दी जाती है। ये है इंडिविजुअलिज्म। वहीं भारत, चीन, कोरिया जैसे एशियाई देशों में सामूहिकता यानी परिवार, समाज और समूह को महत्व दिया जाता है। इसे कलेक्टिविज्म कहते हैं। इस अंतर को समझे बिना सही विज्ञापन और मार्केटिंग रणनीति बनाना मुश्किल होता है। चौथा आयाम है मैस्कुलिनिटी वीएस फेमिनिनिटी। मैस्कुलिन संस्कृति वाले देश जैसे जापान, जर्मनी में कंपटीशन, परफॉर्मेंस और उपलब्धि को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि फेमिनिन संस्कृति वाले देशों जैसे स्वीडन, नॉर्वे में सहयोग, सामंजस्य और जीवन की गुणवत्ता को अधिक अहमियत दी जाती है। ये जानना जरूरी है कि आपका लक्षित बाजार किस प्रकार की संस्कृति रखता है। पांचवा और अंतिम आयाम है लॉन्ग टर्म वीएस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। चीन जैसे देश लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे भविष्य की योजनाओं और ड्यूरेबिलिटी पर ध्यान देते हैं। वहीं कुछ देश जैसे अमेरिका और पाकिस्तान में लोग शॉर्ट टर्म परिणामों और परंपराओं पर अधिक ध्यान देते हैं। इससे ये समझ आता है कि निवेश और ब्रांड निर्माण की प्रक्रिया किस देश में कितनी तेजी से या धीरे चलेगी। इन सिद्धांतों की समझ से हमें ये स्पष्ट होता है कि कोई भी कंपनी यदि किसी अन्य देश में सफल होना चाहती है तो उसे वहां की संस्कृति के अनुसार खुद को ढालना होगा।
इसका बेहतरीन उदाहरण है स्टारबक्स। जब स्टारबक्स भारत आया तो उसने भारतीय ग्राहकों की पसंद को समझते हुए अपने स्टोर्स को भारतीय स्वाद और परिवेश के अनुसार ढाल लिया। उसने अपने मेनू में मसाला चाय, समोसे जैसे पारंपरिक आइटम जोड़े। साथ ही स्टोर्स का इंटीरियर भी भारतीय संस्कृति से मेल खाता बनाया। यही उसकी लोकलाइजेशन स्ट्रैटेजी बनी और उसने भारतीय बाजार में बहुत जल्दी अपनी जगह बना ली। यदि स्टारबक्स सिर्फ अपने अमेरिकी मॉडल पर चलता और भारतीय स्वाद को नजरअंदाज करता तो शायद वह भारत में सफल नहीं हो पाता। इस उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि संस्कृति को समझे बिना कोई भी ग्लोबल व्यापार ज्यादा दूर नहीं जा सकता। अतः हम ये कह सकते हैं कि संस्कृति केवल सामाजिक जीवन की बात नहीं है, बल्कि यह व्यापारिक रणनीति का आधार बनती है। जो कंपनियां इसे समझती हैं और सम्मान देती हैं, वही विश्व स्तर पर स्थायी और प्रभावशाली उपस्थिति बना पाती है। पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। जब कोई कंपनी दूसरे देश में व्यापार करना चाहती है तो उसे सबसे पहले वहां की राजनीतिक व्यवस्था और कानूनी प्रणाली को समझना जरूरी होता है। हर देश का अपना अलग पॉलिटिकल सिस्टम और लीगल फ्रेमवर्क होता है, और अगर कोई विदेशी कंपनी वहां के कानूनों को नहीं मानती तो उसे कानूनी कार्यवाही या आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर देश में राजनीतिक अस्थिरता, नीतियों में अचानक बदलाव या सरकारी फैसलों में अस्पष्टता हो तो ये भी व्यापार को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। पॉलिटिकल रिस्क्स। राजनीतिक जोखिम का मतलब होता है ऐसे हालात या घटनाएं जो किसी देश की राजनीति से जुड़ी होती हैं और विदेशी व्यापार या निवेश को प्रभावित कर सकती है। सबसे पहले आता है सिस्टमिक रिस्क, जिसमें पूरे देश की शासन प्रणाली अस्थिर हो जाती है, जैसे सरकार बदलना, सैन्य शासन लागू होना या क्रांति होना। जब सरकारों का लगातार बदलना होता है तो नीतियां भी बार बार बदलती हैं, जिससे व्यापार में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। दूसरा है प्रोसीजरल रिस्क, जिसमें व्यापारिक प्रक्रियाओं में बाधाएं आती हैं, जैसे रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार या सरकारी अनुमति लेने में अत्यधिक जटिलता। ऐसी परिस्थितियों में बिजनेस करना कठिन हो जाता है और समय व संसाधनों की बर्बादी होती है। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव रिस्क, जब सरकार कंपनी के लाभ में हस्तक्षेप करने लगती है, जैसे टैक्स दरें अचानक बढ़ा देना या कंपनियों को मुनाफा विदेश भेजने से रोकना। इससे कंपनियों की आय प्रभावित होती है। अंत में आता है कैटास्ट्रोफिक रिस्क, जो सबसे गंभीर होता है। इसमें युद्ध, आतंकवाद, दंगे या प्राकृतिक आपदाएं शामिल होती हैं, जो अचानक व्यापार को रोक सकती हैं या संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे जोखिमों से बचने के लिए कंपनियों को पहले से रणनीति बनानी होती है। लीगल सिस्टम्स। दुनिया में अलग अलग देशों की कानूनी व्यवस्थाएं भिन्न होती हैं और हर देश का एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है जो ये तय करता है कि वहां व्यापार कैसे किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन लॉ की। ये प्रणाली अदालतों के पुराने फैसलों और मिसालों यानी प्रेसिडेंट्स पर आधारित होती है। इसमें जज द्वारा दिए गए निर्णय भविष्य के मामलों को प्रभावित करते हैं। ये सिस्टम अमेरिका, यूके और भारत जैसे देशों में प्रचलित है। दूसरी है सिविल लॉ, जो पूरी तरह लिखित कानूनों और संविधान पर आधारित होती है। इसमें सभी नियम पहले से तय होते हैं और अदालतें उन्हीं नियमों के अनुसार निर्णय देती हैं। ये प्रणाली फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देशों में अधिक आम है। तीसरी है थियोक्रेटिक लॉ, जिसमें धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित कानून होते हैं। उदाहरण के तौर पर ईरान में इस्लामिक शरिया लॉ लागू है, जहां धार्मिक नियम व्यापार और जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में कस्टमरी लॉ भी देखने को मिलती है, जो स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित होते हैं। यह अक्सर जनजातीय या पारंपरिक समुदायों में लागू होती है। अंत में आज अधिकतर देशों में मिक्स्ड लीगल सिस्टम्स अपनाए जाते हैं, जिसमें ऊपर बताई गई 2 या अधिक प्रणालियां मिलकर काम करती हैं। जैसे भारत में कॉमन और सिविल लॉ दोनों का सम्मिलन देखने को मिलता है। उदाहरण, यूएस चाइना ट्रेड वॉर के दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे पर भारी टैक्स लगाए, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हुई। वहीं एमजी मोटर्स को भारत की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अनुसार अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। अगर वे ऐसा न करते तो उन्हें बड़ा नुकसान होता। इसलिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के लिए ये जरूरी है कि वह किसी देश में निवेश करने से पहले वहां की राजनीतिक स्थिरता और कानूनी व्यवस्था को पूरी तरह से समझे। यही समझ उसे जोखिमों से बचाकर लंबे समय तक टिकने में मदद करती है। इकोनॉमिक फैक्टर्स। जब कोई कंपनी किसी विदेशी देश में अपना व्यापार शुरू करने की सोचती है तो सबसे पहले उसे उस देश की इकोनॉमिक कंडीशन का गहन अध्ययन करना पड़ता है। किसी भी देश की आर्थिक मजबूती या कमजोरी यह निर्धारित करती है कि वहां व्यापार करना फायदे का सौदा होगा या नहीं।
अगर किसी देश में महंगाई यानी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है या वहाँ बेरोजगारी चरम पर है, तो उस देश की जनता की परचेसिंग पावर कमजोर हो जाती है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता केवल जरूरी चीजें ही खरीद पाते हैं और बाकी वस्तुओं और सेवाओं की मांग बहुत कम हो जाती है, जिससे कंपनियों की बिक्री पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए किसी देश की आर्थिक स्थिति समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स पर ध्यान देना जरूरी होता है। पहला है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो ये दर्शाता है कि उस देश में कुल कितनी वस्तुएं और सेवाएं एक साल में उत्पादित हुई हैं। ये देश की आर्थिक प्रोडक्टिविटी का सीधा इंडिकेटर है। अगर किसी देश का जीडीपी उच्च है और वह निरंतर बढ़ रहा है, तो उस देश में व्यापार की अच्छी संभावनाएं होती हैं। दूसरा है जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम, जिसे जीडीपी के साथ साथ विदेशों से प्राप्त इनकम को भी जोड़कर देखा जाता है, जैसे कि प्रवासी कामगारों द्वारा भेजा गया पैसा। तीसरा संकेतक है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। यदि किसी देश में महंगाई बहुत अधिक है, तो उत्पादों की कीमतें लगातार बढ़ती रहती है, जिससे उपभोक्ता उन्हें खरीद नहीं पाते। चौथा इंडिकेटर है इंटरेस्ट रेट्स। ब्याज दरें तय करती हैं कि कंपनियां और उपभोक्ता बैंक से कितना सस्ता या महंगा कर्ज ले सकते हैं। जब ब्याज दरें कम होती हैं, तो निवेश बढ़ता है और जब ब्याज दरें ज्यादा होती हैं, तो लोग कर्ज लेने से कतराते हैं। पांचवा है एक्सचेंज रेट्स, जो ये तय करता है कि एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा के मुकाबले कितनी मजबूत या कमजोर है। इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लागत पर गहरा असर पड़ता है। हर देश का अपना एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है, जो यह निर्धारित करता है कि वहां संसाधनों का उत्पादन, वितरण और उपभोग कैसे किया जाएगा। इस दृष्टिकोण से 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। पहली होती है मार्केट इकोनॉमी, जिसमें निजी क्षेत्र को पूरी स्वतंत्रता होती है और सरकार का हस्तक्षेप मिनिमम होता है। यहाँ व्यापार की गतिविधियां मांग और सप्लाई पर आधारित होती हैं। अमेरिका इसका प्रमुख उदाहरण है। दूसरी होती है कमांड इकोनॉमी, जिसमें सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। यहाँ उत्पादन, कीमतें और डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ सरकार तय करती है। नॉर्थ कोरिया इसका उदाहरण है। तीसरा प्रकार है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में देखने को मिलता है, जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का मिश्रण होता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे शैडो इकोनॉमी या छाया अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यह ऐसा क्षेत्र होता है जहां आर्थिक गतिविधियां सरकार द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होती। इसमें नकली माल की बिक्री, बिना बिल के लेन देन और टैक्स चोरी शामिल होते हैं। ये गतिविधियां देश की वैध अर्थव्यवस्था को कमजोर करती हैं। उदाहरण के लिए, भारत में नकली दवाओं और नकली ब्रांडेड कपड़ों का बड़ा बाजार है। इससे सरकार को अरबों रुपये का टैक्स नुकसान होता है और उपभोक्ताओं की सेहत पर भी खतरा मंडराता है। दूसरा उदाहरण है वेनेजुएला, जहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। वहां अत्यधिक इन्फ्लेशन, मुद्रा डिवैल्यूएशन और राजनीतिक अस्थिरता के चलते लोगों की परचेसिंग पावर समाप्त हो गई और विदेशी कंपनियां वहां से निकल गईं। ऐसी स्थितियां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अत्यंत जोखिमपूर्ण होती हैं। अंत में कहा जा सकता है कि जब कोई अंतर्राष्ट्रीय कंपनी किसी नए बाजार में प्रवेश करने की योजना बनाती है, तो उसे सिर्फ जनसंख्या या संसाधनों को नहीं, बल्कि उस देश की पूरी आर्थिक प्रणाली, इंडिकेटर्स, नीतियों और बाजार की व्यवहार्यता को समझना चाहिए। आर्थिक कारकों का सही मूल्यांकन ही किसी कंपनी को ग्लोबल लेवल पर सफलता दिला सकता है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। आज के आधुनिक युग में तकनीक यानी टेक्नोलॉजी व्यापार की बैकबोन बन चुकी है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी तभी सफल हो सकती है जब वो समय के साथ बदलती तकनीकी प्रगति को समझे और उसे अपनाने में तेजी दिखाए। अब व्यापार केवल प्रोडक्शन या माल बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तकनीकी दक्षता, डिजिटल पहुंच और डेटा आधारित निर्णयों पर भी निर्भर करता है। तकनीक न केवल उत्पाद को बेहतर बनाती है, बल्कि ग्राहक अनुभव को भी अत्यंत प्रभावशाली बना देती है। आज की कंपनियां अपने ग्राहकों की पसंद, व्यवहार और जरूरतों को समझने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग जैसे एडवांस तरीकों का प्रयोग कर रही हैं। इन तकनीकों से यह संभव हो पाया है कि हर ग्राहक को उसकी पसंद के अनुसार सेवा या उत्पाद मिले, जिससे ग्राहक संतुष्टि और कस्टमर लॉयल्टी दोनों बढ़ती है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीकी क्रांति है जिसने डेटा को कहीं से भी एक्सेस करने और सुरक्षित रूप से साझा करने की सुविधा दी है। इससे ग्लोबल लेवल पर टीमें एक साथ काम कर सकती हैं और बिजनेस संचालन अधिक लचीला बनता है। वहीं बिग डेटा एनालिटिक्स से कंपनियां करोड़ों ग्राहकों के व्यवहार का विश्लेषण कर सकती हैं, जिससे रणनीतियां अधिक प्रभावशाली बनती हैं। आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग भी एक बड़ा हथियार बन गया है, जिससे कंपनियां सोशल मीडिया, वेबसाइट और ईमेल के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे ग्राहकों तक पहुंच सकती हैं।
ये पारंपरिक विज्ञापन की तुलना में अधिक प्रभावशाली और किफायती होता है। इसी तरह ऑटोमेशन और रोबोटिक्स ने उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। अब मैनुअल श्रम की आवश्यकता घट रही है और उत्पादों की गुणवत्ता व सटीकता में वृद्धि हो रही है। इससे कंपनियों की ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ती है और लागत घटती है। उदाहरण के रूप में हम स्पॉटिफाई को देखें। इसने एआई की मदद से हर व्यक्ति को उसकी पसंद के अनुसार गाने सुनने की सुविधा दी। नतीजा ये हुआ कि स्पॉटिफाई की लोकप्रियता दुनिया भर में बहुत तेजी से बढ़ी। यही तकनीक नेटफ्लिक्स, अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियां भी इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे वे अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत अनुभव दे पाती हैं। एक महत्वपूर्ण शब्द है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। यह ऐसी तकनीकें होती हैं जो पुराने सिस्टम को पूरी तरह से बदल देती हैं और एक नया स्टैंडर्ड स्थापित करती हैं। उदाहरण के तौर पर सऊदी अरेबिया ने तेल पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एआई में $20 बिलियन का निवेश किया है, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था ज्ञान और तकनीक आधारित बन सके। इसलिए किसी भी देश या कंपनी के लिए तकनीकी प्रगति को अपनाना केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता बन गया है। जो कंपनियां तकनीकी बदलावों के साथ चलेंगी, वही भविष्य की कंपटीशन में आगे निकल पाएंगी। विद्यार्थियों, अब आप समझ सकते हैं कि जब कोई कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना चाहती है, तो उसे केवल लाभ और लागत की बात नहीं सोचनी चाहिए। उसे उस देश की संस्कृति, राजनीति, कानून, अर्थव्यवस्था और तकनीकी स्थिति को ध्यान में रखकर रणनीति बनानी चाहिए। ये सभी कंपोनेंट्स कंपनी की सफलता या विफलता तय करते हैं। यदि किसी कंपनी ने इन कंपोनेंट्स को गहराई से समझ लिया, तो वह नए बाजारों में तेजी से विस्तार कर सकती है और ग्लोबल कंपटीशन में आगे बढ़ सकती है। एक सफल अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी वही होता है जो स्थानीय समझ और ग्लोबल सोच को संतुलित रखता है। यही इस यूनिट की मूल सीख है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।